गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ महासभा के बाद में उसका जो दूसरा वाला अंग है सुरक्षा परिषद, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जब यूएनओ की स्थापना के लिए 1942 से ही प्रयास शुरू हो गए थे, तो ये तय किया गया था कि एक चार्टर बने और उसमें कार्यपालिका शक्ति है उसको प्रदान करते हुए एक अलग से अंग बनाया जाना चाहिए। एक ये भी बात थी कि ये जो विश्व की शांति है ये विश्व के बड़े राष्ट्रों के ऊपर ही निर्भर करती है, और ऐसी स्थिति में जब यूएनओ का कार्यपालिका के रूप में सुरक्षा परिषद का दूसरा अंग बनाया था, तो ये तय किया गया कि इस विश्व में 5 महाशक्तियां ऐसी हैं जिनकी सर्वसम्मति पर ही विश्व शांति स्थापित हो सकती है। इसमें एक नाम था ब्रिटेन, दूसरा था सोवियत संघ जो कि 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद में सामने आया था। तीसरा वाला जो राष्ट्र है वो इसमें चिन्हित किया गया था ब्रिटेन। चौथा वाला जो राष्ट्र है वो था फ्रांस, और पांचवा वाला जो राष्ट्र चिन्हित किया गया था वो था चीन। इस प्रकार से जो 5 राष्ट्र हैं उनको महाशक्ति मानते हुए ये तय किया गया कि विश्व की शांति है ये 5 महाशक्तियों के ऊपर ही निर्भर है, और 5 महाशक्तियों को ऐसा अधिकार मिलना चाहिए जो तुरंत प्रभाव से विश्व की शांति और सुरक्षा के लिए किसी प्रकार का कोई निर्णय ले सके। इस रूप में ये 5 जो महाशक्तियां हैं इनको 1945 में जैसे ही यूएनओ की स्थापना हुई और सुरक्षा परिषद की एक अंग के रूप में स्थापना की गई, तो इन 5 महाशक्तियों को स्थायी राष्ट्र का दर्जा प्रदान कर दिया गया। यानी कि सुरक्षा यूएनओ की स्थापना के साथ में ही ये 5 जो राष्ट्र हैं इन्हें स्थायी राष्ट्र के रूप में निहित कर दिया गया था, और ये प्रावधान बनाया गया था कि इसमें 6 अस्थायी राष्ट्र होंगे। इस प्रकार से सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या है वो 11 बनाई गई थी। ये जो 11 राष्ट्र थे इनमें 5 तो स्थायी राष्ट्र और 6 अस्थायी राष्ट्र बराबर 11 सदस्य संख्या सुरक्षा परिषद की बनी थी। आगे चलकर यूएनओ की सदस्य संख्या बढ़ी, महासभा की सदस्य संख्या बढ़ी, और बढ़ी हुई सदस्य संख्या के कारण ये मांग उठने लगी कि परिवर्तन किया जाए और सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या में भी वृद्धि की जाए। तो उस समय स्थायी राष्ट्रों की सदस्य संख्या में तो कोई वृद्धि नहीं की गई थी, बाकी 1961 में इसमें परिवर्तन करके और जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी सदस्य संख्या है वो 10 बना दी गई, और उसी के बाद में सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या है वो 15 हो गई, जो वर्तमान में भी यथावत है। इसमें 10 तो अस्थायी राष्ट्र हैं और 5 स्थायी राष्ट्र। ये जो स्थायी राष्ट्र हैं ये तो स्थायी हैं ही, जो 1945 के बाद से लेकर वर्तमान में भी हैं। ये जो 10 स्थायी राष्ट्र हैं इनका निर्वाचन है वो महासभा के द्वारा 2 वर्ष के लिए किया जाता है। महासभा बहुमत से इसका निर्वाचन करती है, और इसी के साथ साथ में जो सुरक्षा परिषद है उसकी भी इसमें भूमिका होती है। सबसे पहले सुरक्षा परिषद निर्णय लेती है और फिर उसके बाद में महासभा बहुमत से 2 वर्ष के लिए उसका निर्वाचन करती है। प्रावधान ये भी बना रखा है कि कोई राष्ट्र 2 वर्ष के लिए निर्वाचित हुआ है तो उसके तुरंत बाद में पुनः निर्वाचित नहीं हो सकता, अपितु गैप देकर ही वो निर्वाचित हो सकता है। एक राष्ट्र कितनी ही बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन सकता है,
लेकिन लगातार 2 कार्यकाल में वो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं बन सकता। भारत अब तक 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है। आखिरी बार अभी 1 जनवरी 1921 से इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला है, जो दिसंबर 2022 तक रहेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से भारत की सुरक्षा परिषद में काफी अहम भूमिका है, वो शुरुआत से रही है। इस प्रकार के सदस्य हैं, उनका निर्वाचन इसमें किया जाता है। जैसा अपन निरंतर अध्ययन कर रहे थे कि विश्व की शांति और सुरक्षा के लिए ये सुरक्षा परिषद है वो प्रयास करती है और विश्व शांति सुरक्षा के लिए हर संभव किसी भी प्रकार का वो निर्णय ले सकती है। तो यहाँ पे जब भी किसी भी प्रकार से विश्व की शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है तो सुरक्षा परिषद की बैठक होती है और इसका जो सत्र है वो वर्ष पर्यंत चलता रहता है, यानी कि 14 दिन में इसकी एक बार बैठक होती रहती है और हमेशा सुरक्षा परिषद है वो एक्टिव रहती है और इसमें ही किसी प्रकार का कोई निर्णय लिया जाता है। साथ में ये भी है इसमें कि जब निर्णय लिया जाता है तो 5 स्थायी सदस्यों की सहमति उस निर्णय में होनी चाहिए। अगर एक भी सदस्य ने उसमें वीटो कर दिया तो फिर वो निर्णय है वो निष्प्रभावी होता हुआ दिखाई देता है। अगर 5 सदस्य हैं वो सर्वसम्मति से इस प्रकार की सहमति प्रकट करें और बहुमत के आधार पर वो निर्णय हो जाता है तो फिर सुरक्षा परिषद है उस राष्ट्र के ऊपर कार्रवाई करने के लिए उसके पास अधिकार मिल जाते हैं जो सुरक्षा परिषद को प्रदान किए गए हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो सुरक्षा परिषद सबसे पहले 2 राष्ट्र या जो अन्य राष्ट्रों के बीच में समस्या होती है उनको वार्ता या मध्यस्थता के लिए कहती है। दूसरा नंबर आता है इसमें कि उनके बीच में जो पत्र व्यवहार है, आपसी पत्र व्यवहार है वो करवाती है। तीसरी जो स्थिति आती है वो उसमें है कि आर्थिक प्रतिबंध उस राष्ट्र के ऊपर लगाए जाते हैं। और चौथी बात आती है कि अगर ये उपाय फेल हो जाएं तो फिर उस राष्ट्र के ऊपर वो सैन्य कार्रवाई करती है ताकि विश्व में शांति और सुरक्षा बनी रहे। इस प्रकार के जो अधिकार हैं वो यूएनओ की सुरक्षा परिषद है उसको प्रदान किए गए हैं कि चारों ही प्रकार तरीके अपनाकर और वो विश्व में शांति और सुरक्षा के लिए कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि इसको कार्यपालिका शक्ति है वो प्रदान की गई है और बहुमत के आधार पर वो निर्णय ले सकती है और 5 जो सदस्य हैं उनकी उसमें सहमति अति आवश्यक होती है। तो 15 देशों के प्रतिनिधि हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और हमेशा वर्ष पर्यंत ये सत्र में रहने वाली संस्था होती है। सुरक्षा परिषद है उसे विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। कार्यपालिका शक्ति इसके पास में होती है। 3 सुरक्षा परिषद बहुमत के आधार पर निर्णय लेती है। 4 सुरक्षा परिषद महासभा में जो नवीन सदस्य बनते हैं, यूएनओ का नवीन सदस्य बनता है उसके बारे में निर्णय लेती है। 5 सुरक्षा परिषद जो सचिवालय का यूएनओ का महासचिव है उसके निर्वाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 6 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनमें भी सुरक्षा परिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसी की सिफारिश के आधार पर महासभा है वो बहुमत से उसका निर्णय लेती है। सामाजिक और आर्थिक परिषद में वो जो 54 सदस्य बनाए जाते हैं उनमें सुरक्षा परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। न्यास परिषद का जो ट्रस्ट होता है उसके द्वारा ये देखरेख करती है कि कोई ऐसा राष्ट्र है जिसका भी विकास नहीं हुआ तो सुरक्षा परिषद है वो उसके विकास के लिए पूरी तरीके से तत्पर रहती है कि उसका विकास हो और जल्दी से जल्दी है वो उसे स्वतंत्रता प्रदान कर दी जानी चाहिए, उसे आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की जो शक्तियों का प्रयोग है वो सुरक्षा परिषद है वो अपने माध्यम से इस विश्व संस्था में करती हुई दिखाई देती है। एक बात 1990 के दशक के बाद में ही उठने लगी और वो ये कि जब यूएनओ की स्थापना की गई थी तो उसमें 51 राष्ट्र थे और 51 राष्ट्रों में 5 राष्ट्र स्थायी राष्ट्र थे, सदस्य थे
और आज वर्तमान में यूएनओ की सदस्य संख्या बढ़कर 193 हो गई है। अब ये डिमांड उठने लगी है निरंतर कि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। और जो 5 सदस्य संख्या है, इसमें ऐसे और राष्ट्र हैं जो विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में भूमिका निभा सकते हैं और जिन्होंने हमेशा शांति सेना भेजकर इस भूमिका को समय समय पर निभाया भी है, उन्हें भी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। ये जो डिमांड है, ये डिमांड विशेषकर भारत, जर्मनी, जापान, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के माध्यम से की गई है कि इनको सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। परंतु ये जो 5 राष्ट्र हैं, इन 5 राष्ट्रों की जो नीयत है वो विश्व संघ में इस प्रकार की है कि ये अन्य राष्ट्रों को स्थायी सदस्यता प्रदान करना ही नहीं चाहते। जब कभी कूटनीति के द्वारा या राजनीति के द्वारा किसी महाशक्ति के समक्ष अपनी बात को इन राष्ट्रों के द्वारा पुरजोर तरीके से रखा जाता है तो वो हाँ भी कर लेते हैं, वो उसका समर्थन भी कर देते हैं, लेकिन चरम तरीके से फिर वो यही चाहते हैं कि इनको सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता न मिले। और 5 ही जो राष्ट्र हैं उनमें विचारधाराओं के आधार पर अलग हैं। 5 ही राष्ट्र हैं, उनके व्यापारिक संबंध, राजनीतिक संबंध, कूटनीतिक संबंध, राजनीतिक संबंध के अलग अलग प्रकार के हैं। इनके किसी न किसी देश से हित टकराते हैं। ये 5 महाशक्तियां एक दूसरे की विरोधी भी हैं। तो इस रूप में जब भी कोई एक राष्ट्र, 2 राष्ट्र या 3 राष्ट्र किसी राष्ट्र का समर्थन कर भी देते हैं तो फिर एक राष्ट्र ऐसा होता है जो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का विरोध प्रकट कर देता है या नकारात्मक ध्वनि दिखाई देती है। और ऐसी स्थिति में जैसा सिद्धांत बना रखा है कि 5 ही स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक है, तब उसे स्थायी सदस्यता मिल सकती है। और ऐसी स्थिति में अगर एक भी नकारात्मक प्रतिध्वनि उठती है तो ये माना जाता है कि उस राष्ट्र ने उसके संबंध में वीटो कर दिया। ऐसा ही हमारे भारत के साथ में है। विशेषतः हम चूंकि भारत में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं तो अपन भारत को ही केंद्र बिंदु बनाकर इस प्रकार की बात करें कि भारत है वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है और बहुत वर्षों से, 30 सालों से उन्होंने ये डिमांड कर रखी है कि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। अपने पक्ष में वो ये कहता है कि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला राष्ट्र है, भारत के पास में संसाधन मौजूद है, भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, भारत ने यूएनओ में शांति सेना में भरपूर सहयोग प्रदान किया है, भारत यूएनओ के जितने भी नियम हैं उनको मानता है, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसका निरंतर पालन करता है। इस वजह से भारत को यूएनओ में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। परंतु यहाँ पर जब भी भारत की स्थायी सदस्यता की बात आती है तो किसी न किसी प्रकार की अड़चन है वो सामने निकल कर आ जाती है और कई बार उसे स्थायी नहीं, अभी तो अस्थायी सदस्य बनकर ही संतुष्ट रहना पड़ा। जो अभी मैंने आपको बताया था कि 1 जनवरी 2019 को भारत है वो सुरक्षा परिषद का 8वीं बार अस्थायी सदस्य बनना है और अभी भी स्थायी सदस्य बनने के लिए प्रयासरत है। हमारी सरकारों ने, कोई भी सरकार है, पुरजोर तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी बातों को रखा है। संबंधों के निरूपण करने में उन्होंने विश्व की जो महाशक्तियां उनके सामने अपनी बात को रखा है। परंतु आज वर्तमान में ये चीज देखने को मिलती है कि भारत के अमेरिका के साथ में अच्छे संबंध है और अमेरिका है वो फ्रांस और ब्रिटेन है उनके साथ में अच्छे संबंधों को लेकर चलता है। तो अमेरिका की वजह से ब्रिटेन और फ्रांस है वो भी भारत का समर्थन कर चुके हैं और चूंकि ब्रिटेन और फ्रांस से भारत के सैनिक संबंध भी हैं, काफी हद तक जो भारत है वो फ्रांस से शस्त्रों का आयात करता है। और इसी के साथ में जब रशिया की बात आती है तो रूस जो है, जो कि 1991 तक सोवियत संघ था, उसके साथ में भारत की स्थायी मित्रता है, अतः जो रूस है वो भी भारत का समर्थन करता है। लेकिन जब 4 सदस्य एक साथ में हो गए तो 5वां एक राष्ट्र ऐसा है जो भारत का पड़ोसी भी है, चीन, जिसके साथ में भारत के सीमा संबंधी विवाद चलते रहते हैं, या सिक्किम को लेकर, अरुणाचल प्रदेश को लेकर, तिब्बत को लेकर भारत के साथ में उनके विवाद होते रहते हैं। और इसी बिंदु को लेकर चाइना है वो हर समय भारत है उसका विरोध करता है कि इसको सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं मिले। दूसरा एक इसमें फैक्टर ये भी आता है
कि चीन है वो पाकिस्तान के करीब है, चीन पाकिस्तान का सहयोग करता है और पाकिस्तान भी भारत का शत्रु है। और जब कभी यूएनओ में स्थायी सदस्यता की बात आती है तो पाकिस्तान ये मुहिम छेड़ देता है कि हमको भी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। और ऐसी स्थिति में जो ऐसे राष्ट्र जिन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया हैं, वो पाकिस्तान को कभी भी स्थायी सदस्यता नहीं प्रदान करने वाले। इसका रीजन है क्योंकि पाकिस्तान अनुत्तरदायित्वपूर्ण आचरण है वो विश्व राजनीति में करता है, हमेशा परमाणु बम की धमकी देता है, आतंकवाद पालता पोसता है, उसको बड़ा करता है। और अमेरिका जैसा राष्ट्र तो पाकिस्तान के आतंकवाद से त्रस्त भी हो चुका है। विदित रहे, ध्यान रहे, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन के ऊपर जो ओसामा बिन लादेन है उसके संगठन ने हमला किया था और आज भी अमेरिका उस बात को नहीं भूला है। तो ये जो पेच हैं वो वर्तमान समय पर भी भारत के संदर्भ में है और किस प्रकार से इसका निराकरण होना चाहिए, चीन हमारे पक्ष में किस प्रकार से आ सकता है, ये जो विरोध है वो कैसे शांत हो सकता है। हिंद महासागर की राजनीति ने भी भूचाल पूरी तरीके से ला रखा है, हिंद महासागर में शक्तियों का दबदबा है वो भी रहता है, चाइना भी अपना विस्तार है वो हिंद महासागर में करना चाहता है, भारत उसका विरोध करता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें चीन और भारत के बीच में मतभेद हैं। कालांतर में देखने वाली बात है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किस प्रकार का परिवर्तन हो सकता है, किस प्रकार का मुड़ाव आ सकता है और कैसे भारत को आगे आने वाले समय पर सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिल सकती है। अगर एक बार भारत को स्थायी सदस्यता मिलेगी तो फिर वर्तमान में जो भारत के प्रति विश्व का दृष्टिकोण है बदलता हुआ दिखाई देगा और हम काफी हद तक चीन के ऊपर भी नियंत्रण करने में सक्षम हो जाएंगे और भारत भी इस विश्व संस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का संपादन करने वाला राष्ट्र बन जाएगा। आज इतना ही, आप निरंतर अध्ययन करते रहिएगा। धन्यवाद।